बेटा हम यहाँ पर अब नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो लास्ट टॉपिक में हमने क्या सीखा था बेटा? हमने 2-3 बातें सीखी थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इनसाइड द कंडक्टर अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो उस इफेक्ट से जो एवरेज वेलोसिटी आती है उससे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा E/m। 2 फॉर्मूले आए थे हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, E/m इंटू टॉ, और एक फॉर्मूला आया था बेटा हमारे पास, रिलेशन पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लास्ट टॉपिक में हमने, I = NEAVD। ये 2 रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े हैं बेटा, ठीक है। अब इनका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर आगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं बेटा हम लोग, ओम्स लॉ। इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है ओम्स लॉ। ओम नाम के एक साइंटिस्ट ने बेटा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओम। ओम नाम के साइंटिस्ट ने एक रूल बनाया। क्या रूल बनाया बेटा? किसी कंडक्टर में कितनी करंट पास होगी, इसके लिए एक रूल बनाया। ओम क्या कहते हैं बेटा? अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर directly proportional to the potential applied, providing the condition, physical state, pressure, etc. remain constant। मतलब करंट डिपेंड करती है किस पर? पोटेंशियल पर। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होगा करंट उस कंडक्टर में सेम आएगी बेटा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं? अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, 2 चीजें होती हैं, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी तो आप पोटेंशियल से काम चलाओ। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ हम अप्लाई करते हैं बैटरी से, पोटेंशियल सर्किट में अप्लाई होता है रेजिस्टेंस के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर। पोटेंशियल डिफरेंस इज एसोसिएटेड विद द सोर्स, with the conductor। potential difference is associated with the conductor। बस इतना याद रखना, potential associated with conductor, EMF associated with the whole circuit। ठीक है बेटा, अभी दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम कंडक्टर की बात करते हैं, तो किसकी बात करेंगे बेटा? पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। ओम क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्या कहता है बेटा ये लॉ हमसे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है बेटा ये लॉ हमसे? इफ फिजिकल स्टेट एंड टेम्परेचर of a conductor remain same। किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर चेंज ना करें। फिजिकल स्टेट का क्या मतलब होता है बेटा? फिजिकल स्टेट का मतलब होता है उसे खींचे ना, दबाए ना, मोड़े ना, चेंज ना करें बेटा। फिजिकल स्टेट चेंज ना करें और टेम्परेचर चेंज ना करें। इफ physical state and temperature of a conductor remain same, then the current in the conductor is directly proportional to the potential difference, directly proportional to the potential difference across the conductor। कंडक्टर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डाल देंगे बेटा GV, वेयर G इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर, और ये मैथमेटिकली होता है 1/r। ये रेसिप्रोकल ऑफ
रेजिस्टेंस होता है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टर का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो G इज इक्वल टू होता है 1/R, I इज इक्वल टू आ जाएगा 1/RV, और V इज इक्वल टू आ जाएगा IR। ठीक है बेटा। एमसीक्यू में आपको कभी कभी उलझाने की कोशिश करते हैं बेटा, पूछते हैं ओम्स लॉ इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये बात बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। बच्चे नॉर्मली सोचते हैं V इक्वल टू IR, यहां से चलेंगे बेटा, V इक्वल टू IR, R कांस्टेंट, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। गलत जवाब, V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। I डिपेंड करती है V पर, ठीक है। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये स्टेटमेंट आपका ओम ने दिया था, ये ओम्स लॉ नहीं है बेटा, फॉर्मूला है। दिस इज नॉट ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इज ओम्स लॉ, ठीक है बेटा। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, प्रोवाइडिंग द फिजिकल स्टेट एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। I इक्वल टू GV, G होता है 1/R, V इक्वल टू IR। ये ओम का फॉर्मूला बन गया बेटा, ठीक है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे बेटा, इस फॉर्मूले को, और देखेंगे आगे इसके कैसे कैसे एप्लीकेशन होंगे। आपके अगर स्कूल खुलेंगे बेटा, जब स्कूल खुलेंगे, अगर क्या कभी तो स्कूल खुलेंगे ही, ईश्वर करे कि आपकी 12th करने से पहले ही खुल जाए, तो आप लास्ट बार स्कूल के दर्शन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको करेंगे, लेकिन फिलहाल हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे ओम्स लॉ का प्रूफ। हेडिंग डाल लीजिए बेटा यहां पर बहुत जल्दी के साथ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। डेरिवेशन इन डेरिवेशन फॉर ओम लॉ, ओम्स लॉ की डेरिवेशन करेंगे। मतलब जो ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा, क्या स्टेटमेंट पढ़ा बेटा, इफ फिजिकल स्टेट एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट देन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल अप्लाइड। इसको प्रूफ करेंगे बेटा, इसको प्रूफ करेंगे तो हम क्या कहेंगे, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, करंट का रिलेशन क्या होता है बेटा, करंट का रिलेशन होता है NEAVD। आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे, प्रूफ नहीं करके दिखाएंगे बेटा इसका, वरना तो 2-2 3-3 प्रूफ हो जाएंगे यहाँ पर। I इज इक्वल टू क्या होता है, NEAVD। ऑल्सो VD का फॉर्मूला क्या था बेटा, EE/m इंटू टॉ। सो करंट का रिलेशन आ जाएगा NEA/m इंटू टॉ। NEA, E अंदर कर लेंगे, बल्कि E का तो स्क्वायर कर दो बेटा, अपॉन M इंटू टॉ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं बेटा dV/dr? बिल्कुल लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं बेटा dV/dr। dV क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये मेरे पास वायर है, यहाँ पोटेंशियल V1, यहाँ पोटेंशियल V2, लेंथ है L, तो dV की वैल्यू हो जाएगी V2 माइनस V1, और L dr की वैल्यू हो जाएगी बेटा, क्या वैल्यू हो जाएगी dr की, L हो जाएगी, dr की वैल्यू हो जाएगी L। V2 माइनस V1 को हम V लिख लेते हैं, V इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, V इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सो करंट इक्वल टू आ गया NE²A/L इंटू टॉ V/L। ठीक है बेटा, तो I इज इक्वल टू NE²A/ml इंटू टॉ इंटू V। सोच कर देखिए बेटा, N क्या है, N क्या है बेटा, यहां पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कांस्टेंट वैल्यू है। E क्या है बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19। M क्या है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31। अब रह गया कौन, एरिया एंड लेंथ। अगर आप वायर के साथ कुश्ती ना लड़े,
अगर आप वायर को खींचे ना, दबाए ना, मोड़े ना, तोड़े ना, तो ऐसी कंडीशन में एरिया और लेंथ भी कांस्टेंट रहेगा बेटा। फिजिकल स्टेट अगर चेंज ना करें, एरिया और लेंथ भी कांस्टेंट रहेगा। और अगर आप कसम खा लो टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कसम खा लें कि टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ये कंडीशनल कांस्टेंट है। तो हम यहां क्या कह सकते हैं? हम यहां कह सकते हैं कि if temperature and if temperature and physical state remain same, temperature and physical state remain same, तो आपका बेटा जो ये वैल्यू आई एन ई स्क्वायर ए अपॉन एम एल इंटू टॉ, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसे हम जी बोलेंगे बेटा। तो जी आ जाएगा एन ई स्क्वायर ए अपॉन एम एल इंटू टॉ, और करंट इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू वी, और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। और यही क्या है बेटा? दिस इज ओम लॉ, यही ओम का नियम है बेटा, यही ओम्स लॉ है। ओम्स नाम के साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था, अगर फिजिकल स्टेट एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल अप्लाइड होगा वायर के एंड पर। पोटेंशियल डिफरेंस, वी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, ठीक है ना। वी यहाँ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा एग्जाम के लिए, ओम्स लॉ एंड इट्स प्रूफ। ओम्स लॉ एंड इट्स प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट, खूब आता है बेटा एग्जाम के अंदर। लाइन बाय लाइन समझेंगे, कॉपी करेंगे, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताएंगे। वर्ड आया बेटा यहाँ पर हम लोगों ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा बेटा, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो ऑब्स्टेकल है, नाम से पता चल रहा है बेटा। रेजिस्टेंस मतलब बाधा, ऑब्स्टेकल, रुकावट, हर्डल्स। जब कोई वायर करंट पास करता है, चार्ज पास करता है, तो चार्ज पास करता है तो रास्ते में उस चार्ज को चलने से जो ऑब्स्टेकल्स रोकते हैं, उन ऑब्स्टेकल्स को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं बेटा, ठीक है। रास्ते में जो चार्ज चलता है बेटा, उस चार्ज को, चंचल माइक बंद करो बेटा अपना, चलिए। तो इस चार्ज को जो रोकते हैं बेटा उसे कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। रेजिस्टेंस तो लिख लेंगे बेटा, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अब, रेजिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेजिस्टेंस आर से डिनोट करते हैं बेटा, the obstacle in the flow of charge is called resistance, is called resistance. The obstacle that oppose the flow of charge is called resistance. Mathematically the reciprocal of conductance is called resistance, is called resistance. Resistance is 1 upon G, और G को हम जानते हैं बेटा, G के लिए एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। G का फॉर्मूला हमने देखो यहां से पढ़ा था, एन ई स्क्वायर ए अपॉन एम एल इंटू टॉ। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1 अपॉन जी, उल्टा हो जाएगा बेटा ये एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
रिलैक्सेशन टाइम। दोबारा से वही घटना आ जाती है हमारी। अगर हमारे पास जो हमने क्लास आज स्टार्टिंग में फोकस करा था, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है बेटा? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव फास्ट, दे कोलाइड मोर, हेंस द एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन डिक्रीज। यहां तक कहानी सेम है। एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन डिक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। रेजिस्टेंस के लिए रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है। रेजिस्टेंस के लिए रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? रिलैक्सेशन टाइम के घटने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम रिलेशन देखें तो व्हेनेवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर, resistance of a metallic conductor increases. Resistance of a metallic conductor increases. metal conductor का resistance बढ़ जाता है बेटा। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसकी बात भी अभी लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे आगे लिखेंगे बेटा, यहां तक कॉपी कर लो। ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत सारी बातें होती रहेंगी बेटा। रेजिस्टेंस को ही समझना है अभी हमें इस टॉपिक में कि रेजिस्टेंस कैसे कैसे पार्ट प्ले करता है। अभी हम सोचेंगे बेटा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर तो करता ही है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। टेम्परेचर पर तो करता ही है, वो भी लिखेंगे भी हम लोग, उसका पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन और भी फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बेटा फॉर्मूला। चलो हेडिंग डाल लेते हैं, वेरियस factor affecting resistance। रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले अलग अलग फैक्टर कौन कौन से हैं? वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं बेटा? ये समझने के लिए आपको क्या समझना चाहिए? रिलेशन। R इज इक्वल टू, क्या रिलेशन है बेटा हमारे पास? रिलेशन है ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉप। इसको जरा थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं बेटा। R इज इक्वल टू m अपॉन एन, नहीं इसको लिखेंगे 1 अपॉन एन m अपॉन ई स्क्वायर l अपॉन ए 1 अपॉन टॉप। इसको फॉर्मूले को मैंने थोड़ा एक्सपेंड कर दिया बेटा। ये जो फॉर्मूला आया रेजिस्टेंस का, इसे मैंने क्या कर दिया, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। ये वाला फैक्टर देखिए बेटा, ये क्या है? एन क्या है बेटा? एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और ये किस पर डिपेंड करता है? ये किसी मटेरियल पर डिपेंड करता है। जैसे कॉपर, उसके लिए एक फिक्स वैल्यू होती है बेटा। आयरन, इसके लिए फिक्स वैल्यू होती है। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, अलग अलग मेटल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है। वैसे तो ये कांस्टेंट है, लेकिन मेटल टू मेटल चेंज करता है। तो पहला फैक्टर जो रेजिस्टेंस को डिसाइड करेगा बेटा, वो क्या है? पहला फैक्टर है नेचर ऑफ मटीरियल। नेचर ऑफ मटीरियल, वायर किस चीज का बना हुआ है। नेचर ऑफ मटीरियल चेंज कर देंगे, एन चेंज हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट, दुनिया में कोई भी चीज हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबका सेम है, सभी के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन है बेटा। प्लास्टिक में भी, मेटल में भी, एलॉयज में भी, इलेक्ट्रोलाइट में भी, इंसुलेटर में भी, गैसेस में भी, सेमीकंडक्टर में भी, जितने भी दुनिया में चीजें हैं सभी में इलेक्ट्रॉन सेम वाला है। ऐसा नहीं है कि उसका इलेक्ट्रॉन अलग, इसका इलेक्ट्रॉन अलग, सबके इलेक्ट्रॉन सेम है, सबका मास सेम है, ई सेम है। तो ये वाला फैक्टर डिपेंड नहीं करता। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारे पास, लेंथ और एरिया। लेंथ और एरिया रेजिस्टेंस को चेंज करता है, किसका? वायर का। अगर आप मोटा वायर यूज करेंगे, मोटा वायर, रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? कम होगा। अगर आप पतला वायर यूज करेंगे, रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। आप सोचकर देखिए बेटा, एक सुरंग है, एक सुरंग है, आपको उसमें से निकल कर जाना है। ठीक है, मान लो ये पेन है, ये पेन एक टनल है जिसमें से आपको अंदर से निकल कर जाना है।
जितना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा आप इसके अंदर आसानी से निकल पाएंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। ठीक है, तो जितना बड़ा एरिया होगा उतना आसानी से ये इसके पार निकल जाएगा बेटा। ठीक है, तो एरिया पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, और किस पर डिपेंड करेगा? लेंथ पर डिपेंड करेगा। टनल जितनी लंबी होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा। तो वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटा वायर कम रेजिस्टेंस, पतला वायर ज्यादा रेजिस्टेंस। तो तीसरा फैक्टर जो हमारा डिपेंड कर रहा है वो कर रहा है फिजिकल स्टेट। वायर की फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करेगा। मोटा वायर, पतला वायर, लंबा वायर, छोटा वायर, इस बात पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अगर वायर को बीच में से काटकर दो वायर बना दिए, लेंथ कम हो गई, रेजिस्टेंस कम हो गया बेटा। अगर वायर को मोड़कर डबल मोटाई का कर दिया, एरिया बढ़ गया, रेजिस्टेंस कम हो गया। तो रेजिस्टेंस फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करेगा बेटा। तीसरा है रिलैक्सेशन टाइम। किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पर। तो चार फैक्टर हो गए बेटा, नहीं तीन फैक्टर हो गए जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तीन फैक्टर जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। तीन चीजों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा बेटा, फिजिकल स्टेट, नेचर और टेम्परेचर। सक्षम बताइए बेटा। सर एक बार फिजिकल स्टेट दोबारा से बता दीजिए। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है बेटा उसकी, फिजिकल मतलब उसकी भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मतलब जिस फॉर्म में वो है वो होती है फिजिकल स्टेट। जैसे मान लो एक अच्छा खासा आदमी है और उसका अंगूठा टूट जाए, जी सर। तो उसकी फिजिकल स्टेट कैसी हो गई? चेंज हो गई ना। यस सर, हो गई। ठीक है, तो वो फिजिकली चेंज हो गया। अगर उसका हाथ मुड़ जाए, अगर हाथ को मैं ऐसे लंबा कर दूं, पतला कर लूं, छोटा कर दूं, वायर को मान लो इसे मोड़ दूं, तो इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। तो वायर फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा। तीन फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड करेगा। बस 2 मिनट की क्लास और है बेटा, फटाफट बस यहां तक आप फोकस करो और बताओ मुझे समझ में आ गया या नहीं आया। यहां तक, यहां तक बताइए बेटा। समझ में आ गया बेटा? फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया? R इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर टॉ। ठीक है बेटा, बस थोड़ी देर की और क्लास लगेगी। तो R इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लो बेटा, m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ इंटू एल अपॉन ए। इस तरह से हम इसे लिख लेते हैं। फिजिकल स्टेट बाहर निकाल देते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। ये वाला जो फैक्टर है, इस फैक्टर को हम नाम देते हैं बेटा रो, रो एल अपॉन ए। इस फैक्टर को m अपॉन एन ई स्क्वायर ए, इसे हम लिख देते हैं रो। रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी। रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। किस किस बात पर डिपेंड करता है बेटा? क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है? जरा सोचकर बताओ, लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? नहीं करता। अगर किसी वायर को आप मोड़ दो, खींच दो, रेजिस्टेंस चेंज होगा लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी बेटा। इसके ऊपर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है बेटा, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी? सो ऑन रेजिस्टिविटी देयर इज नो इफेक्ट ऑन length, there is no resistivity, there is no change in resistivity by the change of length, but resistance change, how the resistance change वो हम लोग बात करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक में। बात करेंगे कैसे रेजिस्टेंस न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर। रेजिस्टिविटी केवल दो बातों पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। ये दो बातों पर डिपेंड करती है बेटा। इट डिपेंड ऑन फर्स्ट नेचर of material and second
टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। यूनिट क्या होती है बेटा? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, दैट इज वोल्ट पर एम्पियर, और इसे हम क्या कहते हैं बेटा? ओम कहते हैं। ओम, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वोल्ट पर एम्पियर, और इसे हम ओम कहते हैं बेटा। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं यूनिट ऑफ रो, रो की यूनिट क्या आएगी बेटा? जरा बताओ मुझे, रो की यूनिट क्या आएगी? वलीना बताओ बेटा। रोना, ओम इनवर्स सर। रो की यूनिट, रो की यूनिट आएगी बेटा RA अपॉन L। यहां से देख लो RA अपॉन L, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कट गया, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। तो रेजिस्टिविटी होती है बेटा ओम इंटू मीटर, रेजिस्टेंस ओम, रेजिस्टेंस होता है ओम। बस